गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, पेपर सेकंड का यूनिट थर्ड। बच्चों, आज हम यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है आज क्लासिकल वेव इक्वेशन और वेव वेलोसिटी। उससे पहले हम कुछ जनरल चीज़ें देखेंगे। तो उनमें सबसे पहले है तरंग गति की। तरंग गति क्या होती है? वेव मोशन, तरंगों द्वारा ऊर्जा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरण की जो गति क्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? तरंग गति कहते हैं। यानी कि जो तरंग होती है ये तरंग क्या करती है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का क्या करती है? स्थानांतरण करती है। इसी को क्या बोलते हैं? तरंग गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है पानी पर बनने वाली तरंगे, जैसे पानी पर जो तरंगे बनती हैं वो, और ध्वनि तरंगे, प्रकाश तरंगे तथा रेडियो तरंगे, ये सभी तरंगे क्या हैं? तरंग गति के एग्जाम्पल हैं। तरंग गति कितने प्रकार की होती है? तरंग गति बच्चों दो प्रकार की होती है। एक प्रत्यास्थ, हम जिसको यांत्रिक तरंग गति भी कहते हैं, इलास्टिक और मैकेनिकल वेव मोशन। दूसरी होती है अयांत्रिक यानी कि नॉन मैकेनिकल, या हम उसको विद्युत चुंबकीय तरंग गति यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन भी कहते हैं। तो इसमें हम यहाँ पर आपके चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो होगी प्रत्यास्थ या यांत्रिक तरंग गति। तो उससे पहले हम देख लेते हैं प्रत्यास्थ या यांत्रिक तरंग गति होती क्या है। तो ये गति किसी भी भौतिक माध्यम जैसे कि ठोस, द्रव या गैस में ही संभव होती है। यानी कि ये प्रत्यास्थ और यांत्रिक गति होती है, ये या तो ठोस में, द्रव में या गैस में ही होती हैं। अर्थात इनके संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक माध्यम की आवश्यकता होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊर्जा का क्या करता है? स्थानांतरण करता हो। जैसे एग्जाम्पल ऐसे में उदाहरण पानी में बनने वाली तरंगे। तो माध्यम के कणों की गति के आधार पर ये भी दो प्रकार की होती हैं प्रत्यास्थ तरंगे भी। एक तो अनुप्रस्थ तरंगे, दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। तो अब इसमें अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती हैं वो देखते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। यानी कि जिस तरंग में माध्यम ये तरंग चल रही है और इसके लंबवत दिशा में माध्यम के कण क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। इस प्रकार की जो तरंगे होती हैं वो क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग, या हम उनको बोल सकते हैं अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और इस प्रकार की जो तरंग होती है उन गति उसमें क्या बनते हैं? शंख और गर्त बनते हैं। शंख और गर्त आप जानते हो, ये शंख और ये क्या होते हैं? गर्त होते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है तनी हुई डोरी को विस्थापित करने पर उत्पन्न होने वाली तरंग। जैसे ये तनी हुई डोरी है, अपन इसको ऊपर ले जाकर और यहाँ से छोड़ देते हैं तो इसमें इस प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं। ये जो कंपन होते हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है। सेकंड प्रकार की जो होती हैं वो होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। तो यदि माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा के अनुदिश, यानी जिस दिशा में तरंग गति कर रहा है उसी दिशा के अनुदिश का तरंग क्या करती है? कंपन करती है। तो ऐसी जो तरंग होती है उनको क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और इस प्रकार की तरंग माध्यम में संपीड़न तथा विरलन होता है। जैसे वहाँ शृंग और गर्त बनते हैं, यहाँ संपीड़न और विरलन यानी कंपैरिजन एंड रिफ्रैक्शन उत्पन्न होती है। जैसे किसी छड़ के अनुदैर्ध्य रूप से रगड़ने पर या खींचने पर उत्पन्न होने वाली तरंगे, या हम बोल सकते हैं ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे भी क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं। इस प्रकार से खींचने पर बनती हैं ये तरंगे। ठीक है। अब किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के लिए तल की कल्पना की जा सकती है। किसी भी माध्यम में तरंग अगर संचरण करता है तो उसके लिए एक तल माना जाता है, तल की कल्पना की जा सकती है जिसमें स्थित माध्यम के जो सभी कण होते हैं वो क्या होते हैं? एक ही कला में या एक ही कंपन अवस्था में होते हैं। और ऐसे तरंगों को तलों को क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट, यानी कि उनको क्या बोलते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। तो किसी भी बिंदु पर तरंग की गति की दिशा के समकोणिक तल समतल हो तो तरंगे समतल तरंगे कहलाती हैं। इन तरंगों में किरणें क्या होती है? समांतर होती हैं, क्योंकि इनमें समकोणिक तल होते हैं। और अगर समकोणिक तल होते हैं, किसी बिंदु पर तरंग की जो गति है उसकी दिशा में अगर समकोणिक तल क्या तो होते हैं? समतल होते हैं, तो वो क्या कहलाती है? समतल तरंगे कहलाती हैं। और क्योंकि ये समतल तरंगे होती है तो इनमें जो तरंगों में जो किरणें होती है वो भी क्या होती है? समांतर होती हैं। अब यदि तरंगे एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न हो रही है तो तरंगाग्र क्या कहलाता है? गोलीय तरंगाग्र, यानी कि स्फेरिकल वेव फ्रंट कहलाता है। यानी कि एक बिंदु ये इस प्रकार, यहाँ इस बिंदु है इससे निकल रही है तो इस प्रकार से निकलता है, इसको क्या बोलते हैं? गोलीय वेव फ्रंट कहते हैं, या हम बोल सकते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट या गोलीय तरंगे भी कहते हैं।
अब हम देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव यानी कि समतल प्रगामी तरंग का समीकरण क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो ऐसी तरंग गति जिससे ऊर्जा का स्थायी विस्थापन हो उसको क्या बोलते हैं, प्रगामी तरंग कहते हैं। यानी कि ऐसी तरंग जिससे ऊर्जा का स्थायी रूप से, जैसे यहाँ पर स्थायी रूप से ऊर्जा का यहाँ पर क्या हो, ये विस्थापन है, स्थायी विस्थापन होता है, तो वो तरंग क्या होती है, प्रगामी तरंग होती है। मानते हैं हम, इसके लिए मानकर चलते हैं कि एक खींची हुई रस्सी, जैसे ये खींची हुई रस्सी है, रस्सी पर धनात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश इस दिशा में v वेग से गति करती हुई प्रगामी प्रस्पंद है, यानी कि प्रस्पंद इस दिशा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो यदि तरंग स्रोत एक्स अक्ष के किसी बिंदु को मूल बिंदु पर मान ले, यानी कि माना x बराबर क्या हो, 0 हो, तो किसी समय t पर उस बिंदु पर स्थित कण का विस्थापन क्या होगा, y बराबर ft होगा। तो यहाँ पर इस कण पर यहाँ पर विस्थापन y का, ये विस्थापन क्या होगा, y बराबर ft होगा। ठीक है, तो अब t बराबर x अपॉन वी क्षण पर कण कितनी दूरी, x दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर पहुंचेगी, क्योंकि कण क्या कर रहा है, गति कर रहा है, किस वेग से गति कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है। तो अगर हम x दूरी की बात करें तो यहाँ पर कितना, t समय पश्चात पहुंचेगी, t समय पश्चात कितनी, दूरी बटा 4 यानी x अपॉन वी समय लेगी, और कहाँ पर पहुंचेगी, x दूरी पर किसी बिंदु पर पहुंचेगी। तो अतः किसी समय t पर बिंदु p का जो विस्थापन होगा वो वही होना चाहिए जो x अपॉन वी सेकेंड पहले कहाँ पर था, मूल बिंदु पर होता है। अर्थात y बराबर क्या होगा, y इज इक्वल टू एफ टी माइनस एक्स अपॉन वी, यानी एक्स अपॉन वी समय पश्चात जो पहले विस्थापन था वो विस्थापन होगा, यानी कि y इक्वल टू एफ टी, तो y इक्वल टू एफ टी माइनस एक्स अपॉन वी, ये होगी आपकी समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से अगर हम ऋणात्मक x दिशा में देखें तो ऋणात्मक x दिशा में भी गतिशील तरंग का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, y इक्वल टू जी टी, अब क्योंकि ऋणात्मक है तो प्लस प्लस क्या हो गया, माइनस 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 क्या हो गया, प्लस, तो हो जाएगा y इक्वल टू जी टी प्लस एक्स अपॉन वी। तो अतः हम कह सकते हैं कि x अक्ष के अनुदिश एक विमीय प्रगामी तरंग का जो समीकरण होगा वो x धनात्मक दिशा में और ऋणात्मक दिशा में दोनों के योग के बराबर होगा। तो यानी कि एक विमीय प्रगामी तरंग का जो समीकरण होगा वो होगा y इज इक्वल टू एफ टी माइनस एक्स अपॉन वी प्लस टी जी टी प्लस एक्स अपॉन वी। ठीक है, तो ये तो हो गया एक विमीय प्रगामी तरंग का समीकरण। अब हम देखते हैं तरंग गति का चिरसम्मत समीकरण एवं तरंग वेग क्या है, वेग क्या है, यानी क्लासिकल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन एंड वेव वेलोसिटी। तो इसके लिए समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि विस्थापन y समय t और दूरी x दोनों का फलन है। हम देखते हैं t और x दोनों का फलन है, 3 में भी t और x दोनों का फलन है। तो हम इसका क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे। तो अब हम अवकलन करेंगे पहले समीकरण नंबर 2 का, इसका करेंगे तो dy अपॉन डेल टी इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश टी माइनस एक्स अपॉन वी। फिर इसका x के सापेक्ष करेंगे तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन वी, क्योंकि x के साथ क्या है अचर पद, माइनस 1 अपॉन वी, जो बाहर आ जाएगा एफ डैश टी माइनस एक्स अपॉन वी। इसी प्रकार से इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू एफ डैश का एफ डबल डैश डबल अवकलन टी माइनस एक्स अपॉन वी। इसका करेंगे तो डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वी है, एक माइनस 1 अपॉन वी और आएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन वी स्क्वायर एफ डबल डैश टी माइनस एक्स अपॉन वी। अब हम समीकरण नंबर 5 से देखते हैं, ये आपकी समीकरण नंबर 5, ये समीकरण नंबर 5 में डेल वाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस का वी डेल वी वाई अपॉन डेल एक्स। तो अतः एक्स अक्ष की दिशा में गति करने वाली जो तरंगों के लिए कण का वेग होगा वो क्या होगा, तरंग का वेग इंटू प्रवणता। तो ये तरंग का वेग v इंटू प्रवणता डेल वाई बाय डेल एक्स। अब समीकरण नंबर 6 से हम देखते हैं कि डेल, इसको लिख सकते हैं डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, तो हो जाएगा डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। और ये जो समीकरण 8 है ये क्या है, एक विमीय प्रगामी तरंग का क्लासिकल समीकरण या चिरसम्मत समीकरण कहलाता है। अब हम देखते हैं व्यापक रूप में y के स्थान पर अगर हम साई का उपयोग करें, हम y के स्थान पर एक फलन साई यूज़ करेंगे, तो हम उससे देखते हैं समीकरण 8 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। y की जगह साई यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये तो था 1 डायमेंशनल के लिए। अगर आप 3 डायमेंशनल हो तो
तो त्रिविमीय तरंग के लिए डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर। ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में था, थ्री डायमेंशन तीनों डायरेक्शन आ जाएंगी, तो हो जाएगा डेल प्लस डेल टू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बाय डेल जेड स्क्वायर इंटू साई। तो हो जाएगा डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा डेल यानी कि डेल टू, और ये हो जाएगा साई। समीकरण नंबर क्या हो जाएगी 10। यहाँ पर जो ये डेल टू है ये क्या है डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर और प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इसको बोलते हैं लाप्लासियन संकारक। अब हम सरल आवर्त गति का हम क्या निकालेंगे, सरल आवर्त गति का समीकरण, द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव। सबसे पहले सरल तरंग या सरल आवर्त तरंग वो होती है जो कंपित वस्तुओं से उत्पन्न होती है, उसको क्या बोलते हैं, सरल आवर्त गति कहते हैं। आप पहले भी पढ़ चुके हैं सरल आवर्त गति। इस तरंग में किसी कण का विस्थापन, समय एवं दूरी दोनों का सरल आवर्त या जयावक्रीय फलन होता है। इस प्रकार से इसका फंक्शन फलन होता है ये जयावक्रीय। ठीक है, इस प्रकार से माना तरंग स्रोत पहले क्या है मूल बिंदु पर स्थित है। हम मान लेते हैं कि तरंग स्रोत कहाँ है, यहाँ मूल बिंदु पर स्थित है। ठीक है, मूल बिंदु तो समतल तरंगे धनात्मक x दिशा में गमन कर रही है। अब ये जो समतल तरंगे किस दिशा में, ये धनात्मक x दिशा में गमन कर रही है। ठीक है, तो अतः किसी क्षण t बराबर 0 पर स्थित कण का विस्थापन क्या हो जाएगा, y बराबर a साइन ओमेगा टी, जहाँ पर स्मॉल a क्या है कंपन का आयाम और ओमेगा अपॉन 2 क्या होता है आवृत्ति। तो मूल बिंदु पर उत्पन्न विक्षोभ x दूरी पर स्थित बिंदु P पर x अपॉन v समय पश्चात पहुँचेगा। तो वही अतः किसी समय t पर बिंदु P पर स्थित कण का जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, x अपॉन v समय लगेगा वो, यानी कि y बराबर हो जाएगा a साइन टी माइनस एक्स अपॉन वी। हो गई समीकरण नंबर 12। इसी प्रकार से x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में हो तो वही वेग से जाने वाली जो तरंग का समीकरण होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस एक्स अपॉन वी। तो समीकरण 12 को ही क्या बोलते हैं, एक प्रगामी तरंग। ये जो समीकरण 12 है इसी को ही क्या बोलते हैं, एक प्रगामी सरल आवर्त तरंग का क्या बोलते हैं, समीकरण कहते हैं। अब चूंकि तरंग की आवृत्ति होती है जो कंपित स्रोत की आवृत्ति के बराबर होती है, इसलिए हम तरंग की आवृत्ति एन को इसको किससे दर्शाते हैं, ओमेगा अपॉन 2 और ओमेगा अपॉन 2 क्या होता है 1 अपॉन टी, यानी 1 अपॉन आवर्तकाल के बराबर होता है। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा वी अपॉन लैम्डा। तो हम वी का मान निकालेंगे तो वी बराबर क्या हो जाएगा एन लैम्डा, या हम इसको बोल सकते हैं लैम्डा अपॉन टी, क्योंकि एन का मान क्या है 1 अपॉन टी। तो ये हम यहाँ पर रखेंगे तो वी बराबर क्या आ जाएगा लैम्डा अपॉन टी। तो दो सरल आवर्त गति कर रहे कणों के कला कोणों में जो न्यूनतम अंतर होता है वो कितने का होता है 2 क्या होता है, यानी कि दो अगर तरंग आपस में गति कर रही हैं तो उनके अंदर न्यूनतम अंतर कितने का होता है 2 का होता है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी माइनस 2 का अंतर है। तो हो जाएगा ओमेगा क्या कॉमन, ओमेगा कॉमन आया तो यहाँ पर बचेगा ये टी माइनस एक्स अपॉन वी। ठीक है, और प्लस ये 2 का हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, या तो ये वैल्यू मान पुट करेंगे जब हम यहाँ पर, तो हो जाएगा x प्लस लैम्डा अपॉन वी। अब लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि 2 वी अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या रखें हम 2 एन, तो 2 से 2 गया तो क्या आ जाएगा v अपॉन एन, वही आ जाएगा वापस से v अपॉन एन। तो इसलिए v इक्वल टू क्या होता है एन लैम्डा। तो समीकरण नंबर 12 से समीकरण नंबर 12, ये रही आपकी समीकरण नंबर 12, इसमें रखेंगे मान तो y इज इक्वल टू आ जाएगा a साइन 2 एन टी माइनस एक्स अपॉन वी, या हम बोल सकते हैं a साइन 2 अपॉन लैम्डा वी टी माइनस एक्स। ठीक है, जो कि v इक्वल टू क्या होता है एन लैम्डा, यहाँ पर रखोगे एन लैम्डा तो वही मान आ जाएगा, लैम्डा से लैम्डा टी बचेगा और यहाँ हो जाएगा x अपॉन वी। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a साइन ये 2 अपॉन लैम्डा अंदर जाएगा तो हो जाएगा 2 न्यू अपॉन लैम्डा, 2 न्यू अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर अगर ओमेगा रखें तो हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू है 2 न्यू अपॉन लैम्डा और के इक्वल टू क्या है 2 अपॉन लैम्डा है। ठीक है, 2 तो ये हो गया। अब चूंकि न्यू बार इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन लैम्डा है, इसको तरंग संख्या है वेव नंबर कहते हैं। के इक्वल टू क्या होता है 2 अपॉन लैम्डा, इसको संचरण नियतांक यानी प्रोपेगेशन कांस्टेंट कहते हैं। और के क्या है तरंग सदिश, जिसको वेव वेक्टर कहते हैं। तो व्यापक रूप से हमें अगर समीकरण नंबर 18 को हमें व्यापक रूप से सभी जनरल रूप से लिखते हैं तो वो होता है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, जहाँ पर यह फाई क्या है कला स्थिरांक, कला कॉन्स्टेंट, फेज कॉन्स्टेंट कहलाता है। इसी प्रकार अगर ऋणात्मक x दिशा में गतिशील
तरंग है तो उसका समीकरण क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए साइन, सिर्फ यहाँ पर प्लस लग जाएगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो अतः हम कह सकते हैं कि सरल आवर्त गति का जो व्यापक समीकरण होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस एक्स अपॉन वी। तो y बराबर आ जाएगा ए साइन ओमेगा को अंदर ले लेंगे, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, जहाँ के इक्वल टू क्या है, ओमेगा अपॉन वी है। अभी समीकरण नंबर 22 का टी के सापेक्ष क्या करेंगे, हम आंशिक अवकलन करेंगे। तो हम देख इसका करेंगे डेल वाई बाय डेल टी, तो ये हो जाएगा ए साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ओमेगा क्या आ जाएगा बाहर कांस्टेंट, ठीक है। फिर प्लस इसका करेंगे तो वही ए साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स और ओमेगा बाहर। इसका फिर दोबारा से करेंगे तो डेल टू वाई बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, कोस का क्या होगा माइनस साइन, तो इसलिए माइनस चिन्ह आ जाएगा, ए ओमेगा बाहर तो ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसी प्रकार से ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इसी प्रकार समीकरण 22 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, हम x के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा डेल वाई बाय डेल एक्स, वही साइन का क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और माइनस के बाहर आ जाएगा तो ये माइनस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसी प्रकार से इसका हो जाएगा के ए कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स, और प्लस का के बाहर आएगा। और फिर इसका दोबारा से करेंगे तो हम देखते हैं डेल टू वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा हमें, तो ये हो जाएगा कॉस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और माइनस के बाहर तो हो जाएगा के स्क्वायर। इसी प्रकार से हम इसका करेंगे तो कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और के बाहर तो हो जाएगा के स्क्वायर। अब समीकरण नंबर 23 और 24 से हम देखते हैं कि डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर डेल टू वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर। देखो ये डेल टू वाई बाय डेल टी स्क्वायर है ना, और हम इसमें करते हैं ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इंटू डेल टू वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर का मान रखते हैं, तो हम देखते हैं डेल टू वाई बाय डेल टी स्क्वायर का मान हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से डेल टू वाई बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल टू ये ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर क्या होता है वी स्क्वायर, तो हो जाएगा वी स्क्वायर डेल टू वाई बाय डेल टी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वी स्क्वायर बराबर क्या ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। तो समीकरण जो 25 है वो क्या है, एक आंशिक अवकलन समीकरण है जो कि एक सरल आवर्त प्रगामी तरंग को दर्शाती है, और यही क्या कहलाती है क्लासिकल वेव इक्वेशन है। तो इससे जो निष्कर्ष निकलते हैं वो क्या है कि जब भी किसी भौतिक राशि का डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से संबंधित हो तो एक प्रकार की तरंग माध्यम में क्या होती है अवश्य संचरित होनी चाहिए। दूसरा निष्कर्ष है कि उस तरंग का वेग द्वितीय कोटि आकाशीय अवकल के गुणज के वर्गमूल से दिया जाता है। एक वी में तरंग समीकरण का हल देखते हैं हम, तो एक वी में समत तरंग समीकरण का को व्यापक रूप से हम ले तो उसको क्या होता है डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो मान लेते हैं समीकरण 27 का हल हम मान लिया हमने। इस समीकरण का हल क्या है, साई एक्स टी इक्वल टू एफ वी टी माइनस एक्स, साई एक्स टी इक्वल टू या तो होगा वी टी माइनस एक्स या फिर एफ इक्वल टू एफ वी टी प्लस एक्स। अब हम मान कर चलते हैं कि इसका हल क्या है एफ वी टी माइनस एक्स, इसको मान लिया एफ जेड, जहाँ पर जेड का मान क्या है वी टी माइनस एक्स। तो हम इसका अवकलन करेंगे तो डेल साई अपॉन डेल टी, तो हम देखते हैं डेल साई अपॉन डेल टी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वी डेल एफ अपॉन डेल जेड, ठीक है, क्योंकि डेल बाय डेल टी क्या होता है डेल एफ अपॉन डेल टी और डेल बाय डेल जेड, तो हो जाएगा वी डेल बाय एफ अपॉन डेल जेड। तो अब हम इसका दोबारा करेंगे तो हम देखते हैं क्या आता है वी स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर। अब टी को स्थिर रखकर हम किसके सापेक्ष करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हम देखते हैं डेल साई बाय डेल एक्स का मान क्या आएगा माइनस डेल फाई बाय डेल एक्स, और डेल टू एफ साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का वापिस से माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस डेल टू एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, वी स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं साई एक्स इक्वल टू एफ वी टी माइनस एक्स इस तरंग समीकरण का क्या है एक हल है। तो चूंकि साई एक्स टी एक दोलक का एक्स स्थिति एवं टी समय पर क्या है आवर्ती विस्थापन है, तो हम कह सकते हैं साई एक्स टी इक्वल टू क्या होगा ए साइन टू पाई अपॉन लैम्डा वी माइनस एक्स, और चरघातांक के रूप में यानी कि एक्सपोनेंशियल रूप में हमने इसका मान देखें तो साई एक्स टी इक्वल टू होगा ई की पावर टू पाई अपॉन टी आयोटा टी माइनस एक्स अपॉन वी, जहाँ पर आयोटा इक्वल टू क्या है रूट माइनस 1। तो ये आपकी वेव इक्वेशन और वेव वेलोसिटी हुई। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।